प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 12 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। तो लिपि पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी। अगर पूछे कि किस भाषा में लिखा गया है, अधिकतर शिलालेख तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और ये अशोक जो है ये किस वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का ये शासक था। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब बिंदुसार जो है ये, ठीक है, इसी तरह आपको एक नाम मिलेगा बिंबिसार, तो वो अलग है। ठीक है, वो हर्यक वंश का संस्थापक था। ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो अशोक किसका पोता था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन ये किस शिलालेख में मिलता है, तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, जो कि सांची का स्तूप कहाँ, मध्य प्रदेश में है। और एक है धामे का स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास, तो वो भी अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है। महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। केसरिया स्तूप जो कि बिहार में सबसे बड़ा ऊंचा स्तूप जो है वो भी अशोक ने ही बनवाया था। तो अशोक से इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रधानमंत्री का संवैधानिक सलाहकार जो अध्यक्ष है इसे नियुक्त किया, किसे, विवेक देवराय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के, और देखिए अभी वर्तमान में कौन क्या है इसका आपको पीछे बता चुके हैं, इसलिए ठीक है इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स अभी नहीं बताएं क्योंकि पूरा उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, पिछले एनालिसिस में ही बताया गया। जो लोग सभी एनालिसिस नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा, जिनका एग्जाम अभी बाकी है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा रही, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा रही थी 1961 से 1966 से। ये तीसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। पंचवर्षीय योजना का भी एक स्पेशल वीडियो डला हुआ है, तो जो लोग नहीं देखें जरूर जाकर देखिएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना ये कहाँ हुई थी, तो ये बॉम्बे में हुआ था। तो ये कल भी आपको बताए थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। ठीक है, जो कि कल भी एक क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने। देखिए भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव खत्म करने और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार लाने के लिए किस सभा की स्थापना की थी, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब, 1924 में मुंबई में किया था। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और ये आपका भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन आपको लगातार, ये तीसरा प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कि महाड़ सत्याग्रह ये किसने चलाया था, तो महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर ने चलाया था। एक है काला राम मंदिर सत्याग्रह, वो किसने चलाया था, शुरू किया था, तो वो भी भीमराव अंबेडकर ने ही शुरू किया था। इसको नासिक सत्याग्रह भी बोला जाता है, जो कि 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, और महाड़ सत्याग्रह जो है ये 1927 में शुरू हुआ था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और रही बात क्या, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये चीज़ें ध्यान रखना है। 1891 में कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और बहिष्कृत हितकारिणी की सभा ये 1924 में किया था, ये ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने ही किया था। ठीक है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा और एक है अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना भी भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब, 1942 में किया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आएगा क्या, हिंदुत्व का दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। जाति प्रथा का विनाश इस पुस्तक के लेखक भी भीमराव अंबेडकर है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अंबेडकर आंसर हो जाएगा। और पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, तो 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोपाइन है इसका रासायनिक नाम है। और यह एल्काइन है, यह एक एल्काइन है, इसे मिथाइल एसिटिलीन भी कहा जाता है। यह MAPD गैस का एक घटक है। ठीक है, अच्छा एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। तो एल्केन का सूत्र पूछेगा तो क्या होगा मालूम, एल्केन का सूत्र होता है C, है ना, क्या होता है, CnH2n एल्केन हो या +2। ठीक है, फिर होता है एल्कीन होता है, CnH2n होगा। और एक होता है एल्काइन, तो होता है CnH2n -2 होता है एल्काइन में। देखिए एल्केन में +2, एल्कीन सिंपल है CnH2n, और एल्काइन में हो जाएगा एल्काइन माइनस, ठीक, माइनस वाला होगा 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
संगीत नाटक अकादमी कितने प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है? तो ये 3 प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है। संगीत नाटक अकादमी से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। एक बार और आया था क्या? संगीत नाटक अकादमी में कितने राशि दिया जाता है? तो उसे 1 लाख रुपये दिया जाता है इसमें, ठीक है, वो भी चीज़ ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो संगीत, नृत्य, नाटक और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में पुरस्कार और फेलोशिप देती है। इनमें से मुख्य रूप से ये पुरस्कार दिए जाते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, है ना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फेलोशिप के बारे में और भी चीज़ें क्या है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपये दिया जाता है ना, और नगद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। और संगीत नाटक वो अकादमी में, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एक है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, तो फेलोशिप में इसमें 3 लाख रुपया दिया जाता है और एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। तो फेलोशिप पूछेगा तो 3 लाख रुपया, सिंपल पूछेगा संगीत नाटक अकादमी तो उसमें 1 लाख रुपये दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना दी जाती है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोगों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी जाती है। इस बार अभी हाल फिलहाल में कितने 11 लोगों को ये फेलोशिप दिया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन होगा 11 लोगों को तो 11 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट है तैराक हरि नटराजन किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। तैराक हरि नटराजन कर्नाटक राज्य से, वे एक उभरते हुए तैराक हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। श्री नटराजन का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 2001 को हुआ था। और भी जानना क्या इसके बारे में कि 2019 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया था और पेरिस जो ओलंपिक हुआ था फ्रांस 2024 में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2017 में तुर्कमेनिस्तान के अशगाबत में आयोजित एशियाई इंडोर और मार्शल आर्ट्स गेम में शॉर्ट कोर्स तैराकी में हिस्सा लिया था। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2018 के एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था और 2018 के ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में भी ये हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 7 वर्ष होनी चाहिए साक्षरता मापने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का ए में, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया? तो ये भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के द्वारा ये प्रदान किया गया था और ये कोविड-19 महामारी के दौरान ये चीज़ें हुआ था, ठीक है। डोमिनिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान कैरिबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के लिए उनके समर्पण के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया है। तो अगर ऑप्शन में ये भी होगा तो आंसर ध्यान रखना है, कोविड-19 महामारी के दौरान इनको दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देशों में किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है श्रीलंका और चीन का है। सबसे ज़्यादा पूछे तो वो पाकिस्तान का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है पाकिस्तान का, ठीक है। अगर क्वेश्चन जो भी आएगा ऑप्शन के अनुसार से उसका आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन क्या 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस देश की है? तो सबसे अधिक म्यांमार होगा ऑप्शन के अनुसार से, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान आंसर हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में शिशु मृत्यु दर म्यांमार से ज़्यादा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखना है। पाकिस्तान अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर म्यांमार होगा। नेक्स्ट है लाठी नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो ये लाठी नृत्य जो है किस जाति द्वारा होता है? तो ये थारू जनजाति द्वारा ये होता है, ठीक है। लाठी नृत्य थारू समुदाय का एक सांस्कृतिक नृत्य है। इसे थारू छड़ी नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से दशईं त्यौहार के दौरान किया जाता है। लाठी नृत्य के बारे में और क्या चीज़ें हैं कि यह नृत्य छोटी छड़ियों को एक दूसरे के से टकराकर उसकी लय पर किया जाता है। यह भारत के गुजरात राज्य में किए जाने वाले डांडिया रास के समान है ना। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि ये जो लाठी नृत्य है कि किसके समान है, तो ये डांडिया रास के समान है, लेकिन चाल और शैली में भिन्न है। इस अनुष्ठान नृत्य में सभी नर्तक या तो पुरुष
या तो महिलाएं ही होनी चाहिए, है ना, या तो पुरुष होगा या तो महिलाएं होगी। उन्हें पवित्र आत्मा देवी दुर्गा को जगाना है। तो किसको? देवी दुर्गा को जगाना है। यह नृत्य मुख्य रूप से नेपाल में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि थोक विक्रेता कौन होता है? तो जो कंपनी या तो व्यक्ति बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और फिर उसे खुदरा विक्रेताओं को बेचता है, उसे थोक विक्रेता कहते हैं। और थोक विक्रेता निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ का काम करता है। थोक विक्रेता बिजनेस टू बिजनेस, है ना, B2B बिक्री करते हैं ना, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 154वीं 2023 में मनाई गई थी, है ना, 154वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, तो यही पूछे 2023 का पूछा आपसे, 2024 का पूछे तो 155वां हो जाएगा। ठीक है, और 2025 का पूछेगा तो 2025 का तो अभी आने वाला है, तो वो 156वां हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, गांधी जी का जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर से एक प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। इनका जैसे मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, तो 30 जनवरी से भी एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, और 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 को लौटे थे। तो साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1915 में ही गांधी जी किए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। गांधी जी से और भी चीज़ें आपको लगातार बताते रहें, और गांधी जी से प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह वो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में होता, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह वो हुआ था, भारत में पहला सत्याग्रह वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। और गांधी जी पूछेगा कि किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन से ही सक्रिय रूप से वो राजनीति में प्रवेश किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से लगातार प्रश्न आ रहा है, इसलिए पंचवर्षीय योजना का वीडियो जो डली है वो जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये आया होगा, या तो ये आया होगा, ये क्वेश्चन अगर आया होगा कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाना और तेजी से विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74 था, है ना। ये योजना जो है गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना के तहत धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण को ठीक करने का मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? अनुच्छेद 226 में क्या है? अनुच्छेद 226 से आया था। तो इसमें क्या करता है? हाई कोर्ट रीट जारी करता है। ठीक है, तो ये भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन और संरक्षण के लिए ये रीट जारी करने का आदेश देता है। तो देखिए सिंपल चीज़ें हैं कि हाई कोर्ट जो है ये रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो हाई कोर्ट रीट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि रीट कौन जारी करता है? तो ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों रीट जारी करता है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और दोनों का अनुच्छेद भी बता दिए। तो रीट कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ये 5 रीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजित डोभाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी पेश किया गया था। ठीक है, और 2016 के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये पारित किया गया था। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापक कौन सा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी स्लैब पूछे कौन कौन सा है? तो 5, 12, 18, 28% है ना। 5, 12, 18, 28 होता है। वित्त और ये क्या बोलता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, और जीएसटी सबसे पहले पूछे कहाँ लागू हुआ था? तो ये फ्रांस में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई का अध्यक्ष है R.E. ग्रांट गोवन। R.E. ग्रांट गोवन ये बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो रोजर बिन्नी हो जाएगा। आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष पूछे करंट अफेयर में तो जय शाह हो जाएगा। नेक्स्ट है लाडो लाली लोक कला किस जनजाति द्वारा
ये किया जाता है तो ये संताली जनजाति द्वारा किया जाता है। अगर पूछे कि लाडो बाई है ना, लाडो बाई, तो ये मध्य प्रदेश की है, भील जनजाति द्वारा ये कलाकारी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध पंजाब घराने से था। पंजाब घराने का संस्थापक अगर पूछे तो वो कौन था? लाला भवानी दास थे, है ना। पंजाब घराने के संस्थापक कौन थे? लाला भवानी दास थे। नेक्स्ट आपका है कि देखिए पंजाब घराने से कौन कौन मुख्य व्यक्ति है, उनको यह ध्यान रखना है आपको, है ना। उस्ताद अल्लाह रखा, करीम बख्श परना, बाबा मलंग, उस्ताद फिरोज खान, तारिक खान, उस्ताद जाकिर हुसैन और योगेश शमसी और शौकत हुसैन और अल्ताफ़ हुसैन या तो उस्ताद ताफू, ये सभी पंजाब घराने से संबंधित है। तो घराने से क्वेश्चन भी पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो घराने से जो महत्वपूर्ण है उसको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे किराना घराना से कौन कौन सा है, बनारस घराना से कौन कौन सा है, आगरा घराना से, लखनऊ घराना से, ग्वालियर घराना से, है ना, अतरौली घराना से। पंजाब घराने के बारे में बता दिए। अब देखते हैं क्या किराना घराना से पहले। तो देखिए भीम सेन जोशी ये किस घराना से? तो किराना घराना से। गंगू वाहंगल किराना घराना से। रोशन आरा ये सब किराना घराना से। ठीक है, किराना घराना से और कौन कौन सा है? नन्हे खान, अब्दुल वहीद खान, अब्दुल करीम खान और तारापद चक्रवर्ती, काले खान और हीरा बाई बड़ोदर, ये सब कौन सा है? तो ये सब किराना घराना से। बनारस घराना की बात करें तो बनारस घराना से कौन कौन सा है? शिव नारायण मिश्र, राजन साजन मिश्र, रसूल बाई। देखिए बनारस घराने से कौन कौन सा है? शिव नारायण, राजन साजन, रसूल बाई, इमाम बाई, मोती केसर और सिद्धेश्वरी देवी, सितारा देवी, किशन महाराज, पंडित रविशंकर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंडित रविशंकर कौन सा है? बनारस घराने से है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। अब बात करते हैं आगरा घराने से कौन कौन सा है? फैयाज खान और पंडित विश्वभरदीन और सफ़ी अहमद, दीपाली नाग, है ना, मदुरे गोस्वामी, अता हुसैन खान और अमानत अली, भास्कर, बूबा वखले और केजी गिंदे, ये सभी जो है ये आगरा घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने से कौन कौन सा आएगा? तो लखनऊ घराने से आएगा बिंदादीन, शंभू महाराज, अक्षन महाराज, लक्षु महाराज, है ना। लक्षु महाराज इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाएगा, तो ये लखनऊ घराने से हो जाएगा लक्षु महाराज, है ना। बेगम अख्तर, सादिक अली खान, कोदऊ सिंह और ध्रुव तारा जोशी और पंडित अयोध्या प्रसाद, ये भी ध्यान रखना है। पंडित अयोध्या प्रसाद ये कौन से घराने से? तो ये लखनऊ घराना से है। ग्वालियर घराने से कौन कौन सा है? तो हस्सू खान, हद्दू खान, ग्वालियर घराने से, है ना। हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान और नत्थन पीरबख्श, बालकृष्ण बुआ, पंडित विष्णु दिगंबर, ओंकार नाथ ठाकुर और विनायक नाथ पटवर्धन और नारायण राव, ये सभी आपका है कहाँ से? तो ये ग्वालियर घराने से है। अतरौली घराने से कौन कौन सा है? केसरबाई के केरकर, मोगूबाई और मल्लिकार्जुन, मंसूर, किशोरी, अमोनकर, अश्विनी भिड़े देशपांडे और अल्लादिया खान, ये सभी है अतरौली घराना से संबंधित है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए और भी ये था आपको, जो कि ये है आपका शुरुआत में किराना घराना से संबंधित है, जो है ना। बालकृष्ण बुबा ये को बताई दिए हैं ना। सरस्वती राणे और प्रभा आत्रे, प्रभा आत्रे ये भी महत्वपूर्ण है। प्रभा आत्रे ये किराना घराना से संबंधित है। ठीक, तो ये भी सभी चीज़ें आपको, ये लिस्ट भी आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको जैसे कि एक है आपको कालका महाराज, ये ध्यान रखना है। कालका महाराज ये हो गया, कालका महाराज ये है आपका लखनऊ घराने से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आता है? कृषि जनगणना के अनुसार प्रति किसान आय कितना है? तो किसानों की आय का अनुमान कौन लगाता है? देखिए तो ये अनुमान पूछा था किसने लगाता है? तो ये लगाता है NSSO। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछे भारत में गरीबी का आकलन भी कौन करता है? तो NSSO करता है ना, नीति आयोग का टास्क फोर्स, या तो ऑप्शन में ये रहेगा NSSO, तो ये ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, या तो ये सभी में से कोई क्वेश्चन होगा, तो ये सभी आपको बता देते हैं। ठीक है, 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में एक कृषि परिवार के औसत मासिक आय कितनी थी? 10,218 थी। ठीक है, और समय के साथ कृषि परिवारों की औसत मासिक आय में वृद्धि हुई है। तो 2012-13 में औसत मासिक आय 6,426 रुपये थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन होगा आपका 2012-13 या तो 2021-22 का भी वर्तमान में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। 2000 नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में किसान परिवारों की औसत मासिक आय कितनी थी? 13,661 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 12-13 के अनुसार 6,426 रुपया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरह से आपका फर्स्ट शिफ्ट के पूरे प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।